नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ कैट टॉपर अभिजीत श्रीवास्तव से, जो मेरे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं। अभिजीत ने इस कैट परीक्षा में 100 परसेंटाइल हासिल किया है। आईआईटी मुंबई से बीटेक करने के बाद अब उन्होंने ये परीक्षा क्लियर करी है। मेरे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं। मैं बात करूँगी अभिजीत से उनकी जर्नी के बारे में और आईआईटी एडवांस, जेई एडवांस और कैट की प्रिपरेशन को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, दोनों एग्जाम में किस लेवल का डिफरेंस है और खासतौर पर कैट की परीक्षा में उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कितने घंटे पढ़ाई की और इस एग्ज़ाम के बाद, क्लियर करने के बाद अब उनका आगे का क्या ड्रीम है। अभिजीत, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कैट में टॉप करना, 100 परसेंटाइल हासिल करना, कैसा लग रहा है, किस टाइप के रिएक्शन मिल रहे हैं आपको? थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आपसे बात करने के लिए। रिएक्शंस अच्छे ही मिल रहे हैं। परिवार में और दोस्तों में सब लोग काफ़ी खुश हैं एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद भी, और मेरे ख्याल से आसपास के लोगों ने भी कि इतना अचीवमेंट आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड वेरी वेरी थैंकफुल अबाउट इट ऑल्सो। ओके। अच्छा अभिजीत, आपने आईआईटी मुंबई, आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगी, लेकिन मुंबई आईआईटी से बीटेक करने के बाद आप जॉब कर रहे हैं। अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं आप, और फिर कैट परीक्षा यानी कैट का एग्ज़ाम आपने क्यों दिया, यानी आगे का क्या ड्रीम है आपका? तो मैम, जैसे आपने कहा, आईआईटी बॉम्बे के बाद मैंने सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक से स्टार्ट किया। करीब 1.5 ईयर्स, 1.5 साल मैंने वहाँ पे उनकी जो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है आई मोबाइल, उसके ऊपर काम किया प्रोडक्ट साइड में। फिर उसके बाद वहाँ से मैं आईपैक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जहाँ पे हम लोग हर अलग अलग स्टेट्स में जा करके इलेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, पॉलिटिक्स में। तो मैंने वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में कंट्रीब्यूट किया, जो भी मई में हुए थे। तो पिछले 1.5 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा था एंड अभी इस वक्त मैं गोवा में हूँ, जो 2022 में गोवा में इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें। तो पिछले 2 साल से मैं ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग की तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते हैं, उनकी कैंपेन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड कैट देने का एक्चुअली आइडिया यहीं से आया कि जब मई में वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस खत्म हुए, तो एक प्लान था कि अब करियर में एक नेक्स्ट स्टेप लेना है, कि अभी हम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक ऑफ कोर्स एक जो बात बोली जाती है ना, कि एक मशीनरी में एक छोटे से स्क्रू या एक छोटे से पार्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो वो पूरी मशीनरी कैसे चलती है समझना, कोई भी बिजनेस कैसे चलता है, कैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस रन होती हैं, एंड टू एंड कोई भी बिजनेस कैसे शुरुआत होता है और कैसे उसको एक सक्सेसफुल किया जाता है। तो वो सब किया। मुझे लगता है कि एक करियर में नेक्स्ट स्टेप की जरूरत थी, उस नॉलेज की जरूरत थी, कुछ लाइफ में गोल्स है उनको अचीव करने की जरूरत थी। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि एमबीए की तैयारी की जाए। तो मैंने कैट भी दिया, साथ साथ एक और एग्जाम होता है जीमैट, वो भी दिया। तो वो इसी साल मैंने दोनों एग्जाम्स दिए, तो वहां से वो तैयारी शुरू की और अलग अलग के लिए सक्सेस अच्छा रहा। अच्छा अभिजीत, आपने कैट परीक्षा में 100 परसेंटाइल हासिल किया। स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई जो ये इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जेई एडवांस भी क्लियर कर लिया, मुंबई आईटी में बीटेक भी कर लिया, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है, या बहुत इतनी सक्सेस हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है? यानी जॉब के साथ में कैट की तैयारी करना कितना टफ रहा है? मैम एक्चुअली मतलब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान नहीं है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, बिकॉज लोग काफी मेहनत करते हैं, काफी एफर्ट लगता है, मतलब दोनों ही एग्जाम में। मुझे लगता है कि जेई एडवांस थोड़ा ज्यादा टफ होता है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा टफ होती है देन कैट। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विद दैट, बट हाँ, बट ऐसा नहीं है कि एकदम इम्पॉसिबल है। ये मैं जरूर लोगों को बोलना चाहूंगा, इम्पॉसिबल नहीं है। वो है कि अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी एग्जाम को अप्रोच करें, तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलता है। कई जगह पे ऑफ कोर्स कोई ना कोई फैक्टर की वजह से आप शायद उतना परफॉर्म ना कर पाओ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, बट अगर आप एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से कोई भी एग्जाम को अप्रोच करें तो एक अच्छा ही एग्जाम जाएगा। ऑफ कोर्स 100% जैसी चीज मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं भी जब एग्जाम देके वापस आया था तो अपनी माँ से बात की थी, उनको कहा कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया, बट ये नहीं सोचा था मैंने खुद के 100% आ जाएगा। बट ऑफकोर्स अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो वो एग्जाम अच्छा ही जाता है, एंड एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जॉब के साथ अगर मैं कहूँ तो वही, जैसे मैंने भी बताया कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन जब खत्म हुए थे
तो एक्चुअली कुछ टाइम का हमको ब्रेक भी मिला था, तो हमने एक शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन से ब्रेक लिया जहाँ पे हम एक डेढ़ महीने के लिए जीमैट की तैयारी काफी एक्सटेंसिवली की है। एंड जीमैट रिलेटिवली थोड़ा टफ भी होता है कैट से, जो मेरे को ऐसा लगता है, अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा जीमैट टफ होता है कैट से। तो वहां पे एक एडवांटेज मिला कि पहले उसकी तैयारी शुरू की तो थोड़ा टफ चीज पहले समझ ली, एंड इवेंचुअली वो कैट में फायदा आया, काफी फायदा मिला कैट में भी। तो कैट के टाइम पे फिर जब हम देने गए एग्जाम तो हमें उस जीमैट की तैयारी का भी फायदा मिला, और ऑफ कोर्स कैट के लिए जो हम प्रिपरेशन किए उसके बाद दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छे से काम किया। ओके। अभिजीत, आपने कहा कि अगर किसी एग्ज़ाम को एक स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करी जाए तो ज़रूर सक्सेस मिलती है। मैं ज़रूर आपकी इस स्ट्रेटजी के बारे में, इस सीक्रेट के बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन ये बताइए, जिससे स्टूडेंट को लगता है कि भाई आपने जेई एडवांस क्लियर किया, आईआईटी मुंबई में आपका एडमिशन हो, जाहिर सी बात है आपकी बहुत अच्छी रैंक रही होगी तभी आपको आईआईटी मुंबई मिला। ये बताइए, दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने में क्या कितना आपने वो एक डिफरेंस देखा जब आप 12th पास करके जेई एडवांस इतना प्रेशर लेते हैं स्टूडेंट, दोनों के एग्ज़ाम में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, पढ़ाई का लेवल था, कितना डिफरेंट लगा आपको? राइट मैम, तो जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे लगता है पर्सनली कि आईआईटी का एग्जाम थोड़ा ज्यादा टफ होता है। वहां पे लोग 2 साल 3 साल, कई बार 4 4 5 5 साल भी तैयारी करते हैं। मैंने खुद भी उस टाइम पे कोचिंग वगैरह की थी, एंड क्योंकि स्कूल की पढ़ाई जो हमारी होती है और आईआईटी का एग्जाम जो होता है उसमें डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि जितना आप स्कूल में पढ़ रहे हो उससे आपको एटलीस्ट 2 3 टाइम्स डिफरेंट एंड डिफिकल्ट स्टडीज करनी पड़ती हैं टू एक्चुअली गेट इनटू आईआईटी। तो वहां पे जो मुझे लगता है कि आईआईटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना। आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे, आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। तीनों में आपकी पकड़ होना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, आपको नॉलेज अच्छी होना, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसमें वक्त लगता है, जिसको गेन करने में, एक एक कॉन्सेप्ट समझने में वक्त लगता है। उसके सवाल भी इस तरह से आते हैं कि हर कॉन्सेप्ट पे इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। कैट में डिफरेंस जो है कि कैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है, आपकी मैथ्स और इंग्लिश पे थोड़ी बहुत पकड़ है, तो आप प्रैक्टिस के थ्रू कैट को क्रैक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आईआईटी वाज अ पढ़ाई ओरिएंटेड एग्जाम, कि आप पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और उसको एग्जाम को अटेम्प्ट करिए। कैट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, क्योंकि बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ सभी लोग समझते हैं, बट उसमें जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, जितने ज्यादा आप मॉक पेपर सॉल्व करते हैं, जितने, मुझे ऐसा लगता है कैट में अगेंस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का एक बैलेंस रखना, कि क्योंकि कैट में 2 घंटे में आपको 60-70 सवाल सॉल्व करना है, तो वहां पे एक स्पीड आपको चाहिए और साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि जिस स्पीड से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो सही भी हो रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस डिपेंडेंट ज्यादा मुझे एग्जाम लगता है दैन की एक जेई का एग्जाम, जो कि कॉन्सेप्ट्स हैवी है और जो नॉलेज हैवी एग्जाम है। ओके। मैं कैट एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगी। अभिजीत, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, जब स्टूडेंट जेई एडवांस क्लियर कर लेते हैं या कैट जैसी परीक्षा में इतने अच्छी रैंक लाना, ये अपने आप में एक मैसेज देता है कि ये स्टूडेंट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ब्रिलियंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप 10th और 12th में कैसी परफॉर्मेंस रही है और जेई एडवांस में आपकी क्या रैंक रही, क्या जेई एडवांस आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था? आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए 10th क्लास से। तो मैम एक्चुअली हाँ, स्कूल में भी मेरा डिसेंट परफॉर्मेंस रहा था। मैं समरविल स्कूल में था नोएडा में। जब हम लोग 10th में थे तभी सीबीएसई ने ये ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया था, इंस्टेड ऑफ जो पहले मार्क्स और बोर्ड्स वाला सिस्टम हुआ करता था। तो उसमें ऑफ कोर्स आई थिंक वहाँ पे A1 ग्रेड हुआ करता था, जो 90 to 100 के बीच में लोगों को मिलता है, शायद 95% के 95% के इक्विवेलेंट होता है। तो वो मेरा 10th का स्कोर रहा था। एंड 12th में भी मेरे 95% मार्क्स थे सीबीएसई बोर्ड्स में, तो विच वाज गुड। बट अगेन स्कूल टाइम में मेरा फोकस थोड़ा जेई के प्रिपरेशन में था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे भी बेटर परफॉर्म किया था ऑफ कोर्स। एंड 95% के साथ फिर मैंने जेई अटेम्प्ट किया था, और जेई में मेरी रैंक 1099 थी, तो लगभग 1100 की मेरी रैंक थी। तो उस टाइम पे फिर वहां से मैं एक चूज किया कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊं, सिविल इंजीनियरिंग पढूं। फिर वहां से जर्नी चेंज होती रही, आईसीआईसीआई में गए, फिर आईपैक में आए, अभी कैट अटेम्प्ट किया, अलग अलग टाइम पे ऑफ कोर्स अलग अलग ख्याल के साथ अलग अलग डिसीजंस लेते हुए।
तो वैसा वैसा जर्नी रहा जो आप पूछ रही थी। तमाम स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं, आप बताइए कि कैट एग्ज़ाम क्या है, कितने इसमें मतलब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स का ये होता है। और ओवरऑल अगर आप देखें बीटेक करने के बाद आपने कैट की प्रिपरेशन के लिए कितने महीने आपने दिए, कितनी प्रिपरेशन को कितना टाइम दिया आपने? जी मैम, तो मैं कैट से ही शुरुआत करता हूँ। कैट का एग्जाम लार्जली इंडिया में एमबीए करने के लिए है, जो स्पेशली जो इंडिया के बेस्ट 20 स्कूल्स हैं, जैसे आपके आईआईएम्स हो गए, आपके एफएमएस हो गए, आपके एसपी जैन इंस्टीट्यूट है, एक्सेलराइज इंस्टीट्यूट। सो उन एग्जाम उन स्कूल्स में एंट्री के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है कैट। कैट में लार्जली 3 सेक्शंस होते हैं। एक आपका वर्बल रीजनिंग का वर्बल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जिसमें आपकी अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो एक पहला सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आपके पास एक सवाल होता है, उसके सबसेट 4 सवाल होते हैं और उस सवाल में काफी सारा डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस डेटा के बेसिस पे आपको अगले 4 सवाल जवाब देने होते हैं। और आखिरी सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, विच इज, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स आपकी कितनी स्ट्रांग है। ये 3 सेक्शन होते हैं। पहले हमेशा कैट का एग्जाम 3 घंटे का हुआ करता था। कोविड के आने के बाद से, कोविड-19 के बाद से 2 घंटे का एग्जाम हो गया है। एग्जाम में अराउंड 66 क्वेश्चंस होते हैं एंड हर क्वेश्चन की वेटेज अबाउट 3 मार्क्स है, तो आप समझ लीजिए 198 मार्क्स का पूरा एग्जाम है, ऑलमोस्ट 200। एंड अगर आप परसेंटाइल वाइज भी कैलकुलेट करना चाहें तो लगभग मुझे ऐसा लगता है 100 मार्क्स के अराउंड आपकी 99.5 परसेंटाइल के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा। तो दैट इज अबाउट द कैट एग्जाम की एक वर्बल का सेक्शन हो गया, एक लॉजिकल रीजनिंग का और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। एंड उसी तीनों में ही अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल। नाउ कमिंग टू माय प्रिपरेशन, तो एज आई सेड, मतलब पहले मैं 1-1.5 महीने जीमैट की प्रिपरेशन किया, उससे मुझे काफी कैट में फायदा मिला। एंड मेरी प्रिपरेशन बेसिकली अगेन जो मैं कह रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिस बेस्ड थी। मैंने कैट के लिए जो स्पेसिफिकली किया कि बहुत सारे मॉक टेस्ट एंड पास्ट ईयर के कैट के टेस्ट सॉल्व किए। एंड स्पेसिफिकली जो मुझे मेरे लिए काम करता है, जो मेरे लिए आईआईटी के टाइम पे भी काम किया था, इसकी खुद को उस टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एकदम सूटेबल बना लेना। जैसे अगर मेरा 8:30 to 10:30 कैट का एग्जाम है, तो मेरा ये मानना है कि आप 8:30 to 10:30 रोज इंटेंसिटी में पढ़ने बैठे। वो चाहे आप पढ़ाई करें चाहे आप एग्जाम दे, बट 8:30 to 10:30 का स्लॉट आपको हर रोज ब्लॉक करना होगा, जिससे कि आपकी मसल मेमोरी में वो टाइम बैठ जाए कि जिस दिन आप फाइनली एग्जाम में जाए तो ऑलरेडी माइंड और बॉडी तैयार है कि हाँ अच्छा, ये तो मैं रोज करता रहा हूं तो मुझे आज भी यही करना है। तो उससे 2 चीजें होती है, एक तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं और दूसरी चीज ये भी होती है कि आप नर्वस नहीं होते हैं एग्जाम के टाइम, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सेटिंग में मल्टीपल एग्जाम्स दे चुके हैं। एक तरह से आपके लिए इट इज सिमिलर टू एनी अदर मॉक टेस्ट। तो मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वही थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दूं, 3 से 4 घंटे दिन में प्रिपरेशन करना। एंड कम से कम नहीं तो मैंने 10-12 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, शायद 10 के आसपास मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे। एंड अगर लोग ज्यादा टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आपको अब लिमिट नहीं रखनी चाहिए, आप मॉक टेस्ट देते रहिए एंड उससे आप बेटर होते जाते हैं, शार्प होते जाते हैं। तो वही मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन थी। कितने महीने आपने टाइम, मतलब आपने जॉब से ब्रेक लिया तो कितने महीने का आप इसमें लगे रहे कैट की? अराउंड 1.5 महीने का ब्रेक लिया था मैम, 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीने, तो 1 से 1.5 महीने कोई टाइम नहीं था, आपने बहुत जल्दी तैयारी कर ली? नहीं मैम, मैं वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ कि जल्दी तैयारी, एक रीजन और था। मतलब मैं पहले कैट अटेम्प्ट कर चुका हूँ 2017 में, तो एक नॉलेज भी थी कि कैट मतलब कैसे होता है एंड क्या क्या चीजें होती है, तो मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना था। प्लस मैं शुरुआत किया तो मैंने जीमैट की प्रिपरेशन से शुरुआत किया। जीमैट भी एमबीए के लिए ही होता है, बट जीमैट से आप इंडिया के बाहर स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जीमैट में क्या है, थोड़ा जीमैट टफर एग्जाम है, उसको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें भी सिमिलर सेक्शन, उसमें भी 4 सेक्शन होते हैं एक्चुअली, वर्बल रीजनिंग का ही, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का ही, और एक अभी नया उन्होंने इंटीग्रेटेड रीजनिंग का भी डाला हुआ है। तो सिमिलर सेक्शंस हैं। तो उसमें जब मेरी प्रिपरेशन हुई तो अपने आप, जब आप अगर आप एक थोड़ी टफ चीज के लिए प्रिपरेशन करें तो जो थोड़ी रिलेटिवली इजी चीज है वो थोड़ी आसान लगने लगती है। तो उसका फायदा मुझे काफी मिला कैट की प्रिपरेशन में। तो वही मैं मतलब बहुत, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कम टाइम था,
बट वही मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रैटेजी से जाएं तो 2-3 महीने में भी आप अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं। कई सारी आजकल बाहर कोचिंग्स भी अवेलेबल है जो इतने टाइम में क्रैश कोर्सेज करा के लोगों को मदद करती है अच्छा परसेंटाइल लाने में। एंड प्लस वही चीजें, मतलब कि मुझे थोड़ा सा जो एडवांटेज था कि मैंने पहले दिया हुआ था, प्लस मेरा आईआईटी का बैकग्राउंड था, तो मुझे पता था कि मेरे को अपनी मैथ्स पे ही पकड़ रखनी है, जो रिलेटिवली थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो उसके थ्रू मुझे आसानी मिली जरूर। मेरे को रिलेटिवली थोड़ा जैसे आसान आपने कहा कि मैथ की जो नॉलेज है वो बहुत काम आई। अच्छा, जो स्टूडेंट ठीक है, बाहर स्टूडेंट को आईआईटी में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो अगर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या मैथ का जो पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई आप बुक रिकमेंड करेंगे और कैसे पढ़ना चाहिए? मैम बुक से ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगा कि मतलब आप गाइडेंस लें। 2-3 तरह से गाइडेंस ले सकते हैं। एक गाइडेंस आप ले सकते हैं जो ऑलरेडी कैट टेकर्स है, जिन्होंने हर साल कैट लिया है रिलेटिवली। एंड अगर आपके जान पहचान में, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स कैट अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपके जान पहचान में कोई कैट टेकर है तो बेस्ट चीज होगी कि आप सबसे पहले उस इंसान से बात करें जो भी नियरेस्ट है, क्योंकि वो आपके नियरेस्ट एरिया से, आपके सिमिलर एटमोस्फियर से कैट अटेम्प्ट किया है, तो वो आपको बेस्ट गाइडेंस दे पाएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, कौन सी बुक्स। आई पता नहीं, मतलब मेरा वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बुक्स उससे ज्यादा टेस्ट फायदा देते हैं और कोचिंग थोड़ी बहुत फायदा देती है, जो कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैट के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे टाइम हो गया, करियर लॉन्चर हो गया, आईएमएस हो गया। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैनेजमेंट की तैयारी करवाते हैं, नॉट जस्ट लिमिटेड टू कैट बट एंड टू एंड आपका पूरा प्रिपरेशन कराते हैं बी स्कूल में इंटर करने तक, विच इज इंक्लूसिव ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, राइटिंग टेस्ट एंड एवरीथिंग। वो चीज दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया। कि मैंने भी एक फ्रेंड थे मेरे जो कैट अटेम्प्ट कर रही थी, तो उनसे मैंने हेल्प ली, उनसे मैंने पूछा कि कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग मैंने 1-2 ऑनलाइन कोर्सेज खुद के लिए लिए, जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट है, और वो जम के मॉक टेस्ट दिए। तो वो तीसरा तरीका है प्रिपरेशन का। आप कैट टेकर से बात कर सकते हो, आप कोचिंग से बात कर सकते हो, या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बुक्स, ऑफ कोर्स बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने खुद कोई बुक रिलेटिवली सॉल्व नहीं की, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 माध्यम से अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप तैयार होंगे कैट देने के लिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितना हेल्प करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं मैम, आई वुड से बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कैट का ऐसा एग्जाम है जिसका फॉर्मेट बहुत ज्यादा बदलता नहीं है। मतलब जैसे आईआईटी में जो डिफरेंस था कि आईआईटी का फॉर्मेट काफी अक्सर बदलता रहता है। अच्छा अभिजीत, जैसे अगर मैथ की प्रिपरेशन की बात की, आपने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल होते हैं। आप ये बताइए, जो एक बैकग्राउंड होती है आपकी, यानी कि जो आप 10th 12th में या बीटेक में आपकी जो मैथ की एक बेसिक आपकी नॉलेज होती है, एक बेसिक आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो कितनी यूज़फुल होती है कैट में? मैम बिल्कुल बिल्कुल, वो काफी यूजफुल थी, क्योंकि मैं रिलेटिवली हमेशा से मुझे मैथ्स पसंद भी थी, तो एक नैक भी रहती थी कि हमेशा उसको अटेम्प्ट करने की, सॉल्व करने की। बट हाँ, जिसकी थोड़ी मैथ अगर वीक है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप वापस से वो सभी चीजें कवर कर सकते हो जो आपने पहले पढ़ी है, क्योंकि उसमें बस थोड़ा वक्त आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट्स दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, एंड उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एकदम कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी और शार्प होती जाएगी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट की। तो ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत फायदा किया मुझे भी कि मेरी एक मैथ्स पे पकड़ अच्छी थी, डिसेंट थी सालों से, जब मैं स्कूल में था तभी से। बट अगर किसी की नहीं भी है तो वो बिल्ड की जा सकती है कैट के लिए, कि कैट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना प्रॉब्ली आईआईटी एग्जाम था, तो आप एकदम मेहनत थोड़ी बहुत करके उसको अचीव कर सकते हो। अच्छा, अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है? कौन सी आपने बुक पढ़ी? कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? और अगर आप एग्जाम्पल से बता पाएँ कि किस तरह का सवाल होता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है? मैम रीजनिंग के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखिए रीजनिंग में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है उसको पेपर पे बना करके सॉल्व करने में। कि जैसे आपको कई सारे डेटा पॉइंट्स दे दिए जाएंगे
कि मान लीजिए 8 लोग हैं आपके पास, अब वो 8 लोगों की 4 तरह की डिफरेंट जॉब्स है, वो कुछ 5 अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, और उसके साथ कुछ चीजें दे दी जाएंगी कि ए और बी जो है वो इस जॉब में नहीं है पर इस जॉब में है, और सी और डी जो है वो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा डेटा दे दिया जाएगा 7-8 पैरामीटर्स को लेकर के। अब उसमें क्या है कि आपके पास जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उससे आपको 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें लार्जली आपको सॉल्व ये करना है कि हर इंसान के लिए वो कौन सी जॉब में और कौन सी कंट्री में बिलोंग करता है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी यही होती है कि मतलब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन कर लें कि बेसिकली जो उसमें डेटा आपको दिया हुआ है, आपको 7 से 8 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिसको यूज करके आपको सॉल्व करना है, तो उसको ध्यान से पढ़ें और उसको लॉजिकली लगाएं कि भाई कौन सी चीज में ये वाला स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, कौन से स्टेटमेंट में ये वैलिड है, एंड वो लॉजिक के बेसिस पे उसको सॉल्व करना होता है। नाउ एक चीज जो लोग थोड़ा मिस कर जाते हैं कैट में कि आप चारों के चारों रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। उस सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 40 मिनट मिलते हैं और उस 40 मिनट में ही आपको 4 रीजनिंग के हुए हैं। वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे ही आप एग्जाम में एंटर करें, आप सबसे पहले वो चारों क्वेश्चंस पढ़ ले पहले 2 सेट में, एंड अपने प्रिपरेशन और अपने दौरान जब आपने प्रिपरेशन करी है तो उस टाइम पे एक आपकी असेसमेंट होगी कि कौन सी क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे ही आपने वो 4 क्वेश्चन पढ़े, आपको अपना इजीएस्ट क्वेश्चन उठाना चाहिए और वो सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए क्योंकि उसके सब समझे कर पाओगे। देन नेक्स्ट जो थोड़ा उससे टफ है, एंड देन नेक्स्ट जो उससे थोड़ा टफ है। उससे क्या होगा कि अगर आप 2 से 3 भी अगर सेक्शन सॉल्व कर ले गए तो आप आराम से उस पूरे रीजनिंग वाले कैटेगरी में 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। आपको चारों अटेम्प्ट नहीं करने हैं आउट ऑफ द ब्लू जाके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना है, आपको चारों सेक्शंस पढ़ने हैं पहला 3-4 मिनट लगा के, और पिक एंड चूज करना है कि कौन सा मुझे लग रहा है मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं सॉल्व कर लूंगा, एंड वो पहला और फिर अगला दूसरा अगला तीसरा उस तरीके से जाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताइए। बस ये एक बड़ा सवाल होता है अभिजीत कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि चूंकि अब इस तरह के एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब जिनकी शुरुआती पढ़ाई अगर हिंदी मीडियम से हुई है तो आप उनको सजेस्ट करिए कि इंग्लिश के पार्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जी मैम, तो जैसे मैं कह रहा था कि एक पूरा सेक्शन होता है इंग्लिश में जिसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि आप कोई भी पैराग्राफ या 3-4 पैराग्राफ्स पढ़ के इंग्लिश के उससे इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हैं कि नहीं कि वो पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। तो वो सेक्शन की तैयारी करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप बुक्स पढ़िए एंड आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप जितना भी ज्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अगर हिंदी मीडियम के स्कूल्स के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, आपको उस पर काम करना है, तो आपको कुछ महीनों तक, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, कि आपको इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोशिश भी नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा बनानी पड़ेगी कि इंग्लिश में रेगुलरली पढ़ूं और उससे इन्फ्रेंस निकालूं। जैसे आप जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं पढ़ सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बाय बुक्स आई मीन नॉवेल्स, आप अलग अलग फिक्टिशियस नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आप क्या कहते हैं नॉन फिक्शन पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। और वो बुक्स पढ़ करके जितना ज्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे और कैसे आप उसमें से नॉलेज गेन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी एक रीडिंग एबिलिटी बनेगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कितना समझ पा रहे हैं और कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। एक सेक्शन पूरा उस पर होता है। जो बाकी का क्वेश्चंस होते हैं, जो करीब 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा आपकी इंग्लिश करते हैं, वो आपकी लॉजिक टेस्ट करते हैं। वहां पे सवाल ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपको 4 स्टेटमेंट दे दी गई और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको उन स्टेटमेंट्स को किस ऑर्डर में लगाओगे जिससे कि उससे सेंस बन रहा है। तो जैसे आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे दी कि मैं सुबह उठा, मैंने फिर नाश्ता किया, फिर मैं ऑफिस गया और फिर मैं रात में आके वापस सो गया। अब मान लीजिए इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया जाए, मैंने कहा कि मैं ऑफिस गया, उसके बाद मैं सो गया, उसके बाद मैंने नाश्ता। आपको ये 4 स्टेटमेंट दे दी गई और आपको लॉजिक के हिसाब से उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। तो उन क्वेश्चंस में इंग्लिश से ज्यादा आपका लॉजिक काम करता है उस तरह के क्वेश्चंस में। और भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं कि आपको 5 स्टेटमेंट दे दी जाती है और बोला जाता है कि एक इसमें से इस पैराग्राफ में नहीं बैठती है, तो वो 5 स्टेटमेंट आप साथ में लगा के देख सकते हो कि भाई कौन सी यहाँ नहीं बैठ रही है। तो इंग्लिश का जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश की जो समझ है वो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैटर करती है, जो कि आप
कुछ महीने लगा के कुछ थोड़ा बहुत रीडिंग करके एक एबिलिटी बना सकते हो। एंड बाकी क्वेश्चंस में लॉजिक मैटर करता है, जो अगेन प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं और उसमें किस तरह से मुझे सीक्वेंसिंग लगानी है, ऑड वन आउट निकालना है। तो वो प्रैक्टिस आप बेसिकली बार बार पुराने पेपर्स एंड मॉक पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके। अब अभिजीत, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बस लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जेई एडवांस और कैट क्लियर किया है। आप बताइए ओवरऑल, एक होता है ना कि हार्ड वर्क तो है ही इम्पॉर्टेंट, सारे एग्जाम के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क ये दोनों फैक्टर आपकी सक्सेस में कितने इम्पॉर्टेंट रहे हैं? मैम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आई वुड सजेस्ट कि फॉर्चुनेटली जब मैं आईआईटी की भी प्रिपरेशन कर रहा था तो जिस कोचिंग में मैं था उस समय, विद्या मंदिर क्लासेस में मैं काम किया करता था, मतलब पढ़ाई करता था, वहां पे बहुत एम्फोसिस दिया जाता था सेल्फ स्टडी पे। वहां पे ऑफ कोर्स आपकी क्लासेस होती थी बट उतनी क्लासेस रिगरस नहीं होती थी जैसे बाकी कोचिंग्स में होती है। तो वहां पे हमारे को यही सिखाया जाता था कि भाई क्लास में तो हम पढ़ा रहे बट आपको घर जाके अच्छे से खुद से प्रिपरेशन करनी है, जिससे आप खुद से एक अपनी एक खुद की अंडरस्टैंडिंग बना सकें, आप खुद से जान समझ सकें कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सेल्फ स्टडी हमें उसी टाइम पे सिखाई गई थी, जो मुझे अभी भी काम आ रही है कि मैं जब खुद भी बैठता हूँ पढ़ाई करने तो मुझे पता है कि किस तरह से मुझे किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि वो मेरे एक बार मैंने पहले कर लिया तो मुझे वो एक समझ आ गई कि भाई खुद से कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड हार्डवर्क से ज्यादा मुझे लगता है सिंसेरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान का हार्डवर्क अलग है। ओके, थैंक यू अभिजीत, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि आपके इंटरव्यू से तमाम स्टूडेंट जो आईआईटी में पढ़ने का सपना रखते हैं या फिर वो जो कैट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जैसा कि अभिजीत ने कहा कि ये माने नहीं रखता है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या किस बेल्ट से आते हैं। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग के साथ, यानी आपको प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो नेट कैट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़ते हैं, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।